जब अमित शाह के घर के बाहर गए थे ये मांग करते हुए कि अजय मिश्रा को आप उनके रेजिग्नेशन की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप अपने कैबिनेट के अंदर एक ऐसे मंत्री को कैसे रख सकते हैं जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं और वो भी हमारे किसानों के खून की। और उस समय में भी श्योरिटी थोड़ी होता है कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन आप प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि ये चीज़ सही है। और लोकतंत्र के अंदर आज सही को सही कहने वाली आवाज़ें कम हुई जा रही हैं, श्रिंक हो रही हैं। और जो 10 तारीख को पुलिस ने किया वो इसके तरफ ही एक और कदम था कि अब और आवाज़ों को कैसे कम करें, खासतौर पे महिलाओं की आवाज़ों को कैसे कम करें। और ये चीज़ हमने पहले भी देखा है दिल्ली के अंदर जब एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ और जामिया के स्टूडेंट्स कर रहे थे, तब जामिया की महिलाओं ने खास तौर पे बताया था कि दिल्ली पुलिस ने जब उनके ऊपर हमला किया तो उनके कपड़ों को उठाया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे हमला किया था। ये उस दौर में भी बात हुई थी और इस बात को भी कहा गया था कि ये नॉर्मल नहीं हो सकता। और इस बार फिर से जब अमित शाह के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है और अक्सर ये लोग देखते हैं कि दिल्ली के अंदर महिलाएं जो हैं, महिला स्टूडेंट्स जो हैं वो भारी नंबर में प्रोटेस्ट में आती हैं, वो लोग एजर्टिव हैं। इनकी तरह वो ऐसी महिलाएं हैं कि जो अपने डिसीजंस खुद लेना चाहती हैं, जो आज़ादी की मांग करती हैं, बराबरी की मांग करती हैं, न्याय की बात करते हैं। तो उसको कैसे पनिश करें, उसको कैसे कंट्रोल में, लक्ष्मण रेखा में उसको कैसे डालें, उसके लिए ये मॉडस ऑपरेंडी है कि आप उनको शेम करिए, आप उनको ह्यूमिलिएट करिए। और वो आप कैसे करेंगे, आप उनके प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक करेंगे, आप उनको सेपरेट किसी बस में ले जाएंगे और बस के कोने में उनके कपड़े को उठाकर उनके यूट्रस के ऊपर हमला करेंगे, पैर रखेंगे। ये इन्होंने किया था, जो 2 हमारी महिला साथियों ने कंप्लेन किया है और हम कंप्लेन भी इसका लिखेंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे कानूनी रूप से आगे ले जा सकते हैं। लेकिन उसका मेन मकसद इनका यही था कि कैसे हम इन लोगों को इतना ज़्यादा भयभीत कर दें, इनको टेरराइज कर दें, इनके माइंड में इतना टेरर भर दें कि ये आज के बाद किसी प्रोटेस्ट में ना आए। तो ये मॉडस ऑपरेंडी जो है ये दिल्ली पुलिस की है या उनके ऊपर जिनका इस वक्त दबदबा है, शासन है, ये उनका मॉडस ऑपरेंडी है? जी, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर है। ये मॉडस ऑपरेंडी कोई नया नहीं है भारत के लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश के अंदर तो ये कभी होना नहीं चाहिए। इस कस्टोडियल वायलेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने लगातार बोला है, जजमेंट्स भी दी हैं कि कस्टोडियल वायलेंस गलत है, पुलिस वायलेंस गलत है, पुलिस एट्रोसिटी गलत है। उस दौर में ये अलग अलग जगह पर यूज़ होता था मेथड, और आज दिल्ली के अंदर विच इज़ अ नेशनल कैपिटल, और हम मानते हैं कि नेशनल कैपिटल के अंदर फिर भी थोड़ा सा प्रिटेंस ऑफ डेमोक्रेसी रहता है, वो भी नहीं है अब। तो ये बहुत खतरे की बात है। और आज के बाद फिर से किसी और कोई प्रोटेस्ट होगा, उस प्रोटेस्ट के अंदर भी महिलाओं के साथ यही सलूक किया जाएगा, उनको अलग करके फिर से उनके साथ ये पुलिस जो है उनके साथ असॉल्ट करेगा, सेक्सुअल असॉल्ट करेगा। ये मेथड नहीं चल सकता, इसके खिलाफ आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मांग के साथ जो आपने बताया कि जो एसीपी चाणक्यपुरी है वो रिज़ाइन करे, बट आई ऑल्सो बिलीव कि एसीपी चाणक्यपुरी तो सिर्फ एक इसके पूरे बड़े एक नैरेटिव और गेम के अंदर एक छोटा सा आदमी है। उसके ऊपर जो है हमारे होम मिनिस्टर, उनको ये सोचना चाहिए कि उनके देश के अंदर जिन महिलाओं की वो बात करते हैं कि इनको हमें सब बचा कर रखना है, बेटी बचाओ का जो भी उन्होंने शगुफा फेंका हुआ है, उसमें आपके नेशनल के टेरिटरी के अंदर आपकी पुलिसकर्मी जो डायरेक्टली आपके अंडर आते हैं वो इस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, वो भी अलग से बस में अकेले किसी महिला को लेके जाकर, ये एक्सेप्टेबल है क्या? जिस आप गृह मंत्री पे जो आप इल्ज़ाम लगा रही हैं, उन्हीं गृह मंत्री की तारीफ में जस्टिस अरुण मिश्रा जो इस वक्त मानवाधिकार अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि उनके आने के बाद जम्मू कश्मीर का जो मसला था उसमें बहुत तब्दीली आई है, और उसके अलावा मानवाधिकार जिनको लेकर आज आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ये वही अरुण मिश्रा हैं जिन्होंने पद पे रहते हुए एज ए जस्टिस इन्होंने कहा था कि जो नैरेटिव है नरेंद्र मोदी का वो दुनिया भर के लिहाज से बहुत अच्छा है। मे बी दैट इज़ वाई ही गॉट द पोस्ट एज अ गिफ्ट एंड रिवॉर्ड, तो वो थोड़ा सेट असाइड करें। लेकिन जो भी उन्होंने कहा ह्यूमन राइट्स का, अगर देश के प्रधानमंत्री को ह्यूमन राइट्स का बहुत वैल्यू है तो मैं मानती हूँ कि देश के किसानों का भी ह्यूमन राइट है टू लिव एटलीस्ट। मैं बाकी सारे तो ह्यूमन राइट्स के एस्पेक्ट पे बात ही नहीं कर रही कि डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। इतने 11 महीने से प्रोटेस्ट में, बारिश में, ठंड में, धूप में बैठे हुए हैं, उस एस्पेक्ट को भी भूल जाए तो जीने का तो अधिकार है। आपके तो मंत्री के बेटे ने वो अधिकार भी छीन लिया और आती अपनी चौड़ के अंदर ऊपर गाड़ी चला दी। कोई मूवी की शूटिंग थोड़ी हो रही थी बॉलीवुड के कि देखना है कि कैसे आप गाड़ी चलाएंगे और कितनी स्पीड से चलाएंगे। तो ये अगर ह्यूमन राइट उनका है तो उस पर चुप्पी क्यों है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री क्या उस पर बोलेंगे नहीं? क्या गृह मंत्री उस पर बोलेंगे नहीं? क्या जस्टिस अरुण मिश्रा को लखीमपुर खीरी का पूरा इंसिडेंट दिखा ही नहीं? क्या वो इंसिडेंट उनकी आंखों के सामने आया नहीं? क्या मीडिया ने कवर नहीं किया कि उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा नहीं? क्या वो पूरा ब्लैकआउट हो गया था? अगर उनको पता नहीं है तो हम उनको सूचित कर देते कि ये भी हुआ है, 4 किसानों की हत्या हुई है, वीडियो है पूरा जो बाकायदा दिखा रहा है कि कैसे एक थार आ रही है और
बस एक किसान चल रहे हैं जो पहली बार एक प्रोटेस्ट में गए थे 67 ईयर ओल्ड, और पीछे बस गाड़ी उनको मारते हुए चला जाता है। कंवलप्रीत, बीइंग अ लॉयर, आपको भी पता है कि कस्टोडियल वायलेंस इज़ नॉट न्यू, हमेशा से ऐसा होता रहा है। और इसको लेकर जो कानून है और जिसके तहत आज आप लोग यहाँ से मांग कर रहे हैं, वो क्या कुछ है? देखिए, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट के भी कॉन्टेक्स्ट में, जब हम ये देखते थे कि ये खैर ये मौका नहीं है उस पर इतना ज़्यादा बात करने का, लेकिन आपने पूछा कि आर्मी के द्वारा जो रेप किया जाता है या आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के पूरे उसमें जो कस्टोडियल वायलेंस होता था और उसके बाद वो सेव हो जाते थे, इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, दिस कैन नॉट गो ऑन। मणिपुर के इस तरह के फेक इनकाउंटर्स के ऊपर जजमेंट है जिसमें उन्होंने इसको दोषी पाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो एक पूरा है डिबेट। उसमें इतना ये एक चीज़ साफ है कि सबका इस देश के अंदर संविधान में राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, आर्टिकल 21 है भारत के संविधान का, और उसमें आप किसी की भी लिबर्टी का इस तरह से हनन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जजमेंट की भी मैं कहती हूँ ज़रूरत नहीं है। फॉरगेट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, अगर तो ह्यूमन राइट भी तो एक बेसिक चीज़ है कि एक आदमी जो है वो जीवित है, आप कैसे सेक्सुअल असॉल्ट कर सकते हैं, और वो भी वो लोग सेक्सुअल असॉल्ट करेंगे जो वर्दी पहनते हैं ये कहते हुए कि आपको बचाने के लिए हम लोग उन्हें ये वर्दी पहना है। अगर उनके द्वारा ये चीज़ें होने लगेंगी तो फिर स्टेट तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। स्टेट जो प्रॉमिस करता है हमें प्रोटेक्ट करने का, तो प्रोटेक्शन उनसे सबसे ज़्यादा खतरा है, हमें उनसे प्रोटेक्शन कहाँ मिल रहा है। कंवलप्रीत, एक सवाल, आप लोगों के साथियों का आरोप है कि बार बार उनसे कहा जाता है इनको इनकी औकात दिखाओ, क्या मतलब इसका? आप लोग छात्र हैं, देश का भविष्य है। देखिए, मेरे हिसाब से औकात दिखाना इस रूप में भी होता है कि एक महिला है, वो ज़्यादा बोल रही है, नारे लगा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, मुट्ठी तान के ऐसे बोल रही है और कह रही है कि आपसे डरते नहीं हैं। और अलग अलग रूप में भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स ने, चाहे वो CAA के टाइम पे प्रोटेस्ट किए हो या अपने छोटे से यूनिवर्सिटी के मुद्दे की फ़ी हाइक आप क्यों कर रहे हैं, किसानों के साथ खड़ा होना हो, तो इस पूरे रूप में प्रोटेस्टर्स को, खासतौर पे महिला प्रोटेस्टर्स को कैसे टेरराइज कर दें, जो पिंजरा तोड़ने की बात कर रही हैं, उनको कैसे हम कह दें कि नहीं तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह अपने घर में है, या तुम्हारी जगह ये भी नहीं है कि तुम स्वतंत्र रूप से कोई डिसीजन ले पाओ, तुम अपना एक साथी चुन पाओ, या इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस जो शादियाँ करती हैं महिलाएं अपनी सोच से, अपनी आज़ादी का यूज़ करते हुए, तो उनको ये एक मैकेनिज़्म है कि उनको उनकी औकात दिखा देना, उनकी जगह दिखा देना। और यही हुआ उस दिन जब ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाते हैं, उनके कपड़े उठाए और उनको उनके प्राइवेट पार्ट्स पे हमला किया। ऐसा तो ये पूरा ह्यूमिलिएट करने का टैक्टिक था, एक मॉडस ऑपरेंडी था, SOP था कि इस तरह से अब हम तुम्हें ह्यूमिलिएट करेंगे, तुम्हें शेम करेंगे। और हमेशा सेक्सुअल असॉल्ट यूज़ भी किया जाता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, उसको शेम करने के लिए, और पावर का पूरा एक ये तरीका है। हम इस चीज़ को इसी रूप से समझते हैं कि वो यही दिखाना चाह रहे थे कि हम तुमसे कितना ऊपर हैं, हम ये कर सकते हैं, देखो। इसीलिए अगर ज़्यादा मुँह ज़बान लड़ाओगी तो अभी ये फिर से और करेंगे, अभी तो इतना ही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यही कहने के लिए हमारे मुस्लिम औरतों के साथ देखे गए किसी के नाच में, बिल्कुल। और उन्होंने बहुत बार इस बारे में बोला भी था, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज़ किया था ये कहते हुए कि ख़ास तौर पे जब हमारा हिजाब देखा जाता है या हमारा बुर्का देखा जाता है तो हम पे ज़्यादा हमला किया जाता है। और ये इसलिए भी क्योंकि आपने, हमारे खुद के प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया था कि कपड़े देख के पहचान सकते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या। उन्होंने जब यही लैंग्वेज को इतना रिड्यूस कर दिया है, देश का भाषा आज इतना ख़त्म हो चुका है कि उसकी हत्या हो चुकी है, तो उससे ज़्यादा क्या हम बोल सकते हैं। बस यही बोलेंगे कि हम लोग लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे, और हम लोग जीवित लोग हैं, हम लोग मोहब्बत में यकीन रखते हैं, न्याय में यकीन रखते हैं, तो हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। मैडम, मोहन भागवत जी ने सवाल उठाया है कि गैर धर्म में शादी ना करें, गैर जात में शादी ना करें, किस तरह देखते हैं उनके बयान को? मोहन भागवत कौन होते हैं हमें बताने के लिए कि किस धर्म में शादी करना है, किस जाति में शादी करना है? मोहन भागवत अपनी शादी और अपने धर्म तक, अपने जीवन में उनको क्या करना है वो उसकी चिंता कर सकते हैं। महिलाएं जिसके साथ करना चाहती हैं, महिलाएं खुद डिसाइड करेंगी। संविधान भी तो यही कहता है, महिलाओं को आज़ादी देता है, महिलाएं स्वतंत्र रूप से, महिलाओं का भी दिमाग है, वो अपना डिसाइड कर सकती हैं।